हेलो से फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी तक हम देख के आए थे कि एम्प्लॉइज को अगर मैं इक्विटी इशू करता था सेटलमेंट के टाइम पे, तो उस केस में मेरा क्या ट्रीटमेंट होता था, कैसे एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करता था। बट अब मैं कहता हूं कि मैं एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू ना करके उसको क्या करूंगा कि कैश दे दूंगा। बट कैश की वैल्यू कैसे आएगी मेरी? कैश की वैल्यू डिपेंड करेगी मेरे शेयर्स के प्राइजेस के ऊपर। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग किया था जब ये इंडेक्स, तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि मल्टीपल वेज होते थे। मैंने आपके दो वेज बनाए थे, एक मेरा कैश या एसेट, एक था मेरा शेयर्स या ऑप्शंस वगैरह। ठीक है, अब शेयर्स ऑप्शंस वाला हम करके आ चुके हैं। अब देखते हैं कैश। अगर उसको कैश दूंगा मैं एम्प्लॉइज को, उसकी कैश की वैल्यू कैसे आएगी मेरी? वो डिपेंड करेगी कि मेरा शेयर का प्राइस कितना है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है मेरी वैल्यू कि कितना कैश देना है मेरे को। ठीक है, तो उस केस को अब डील करेंगे हम। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं आपको यहाँ पे पहले रीड करवाता हूँ। रीड करवाते करवाते साथ में आपको लॉजिक्स भी बताता जाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी साथ में करते जाएंगे, इलस्ट्रेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक एंटिटी एक्वायर करती है गुड्स या सर्विसेज को बाय इंकरिंग ए लायबिलिटी टू ट्रांसफर कैश और अदर एसेट्स टू दी सप्लायर विद द अमाउंट बेस्ड ऑन दी प्राइस या वैल्यू ऑफ द एंटिटीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर सबसे जो मेन लाइन है आपकी ये है कि हम एक्वायर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को इंकर करके लायबिलिटी किस चीज की, कि मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैसे अदर एसेट इसको जिससे हमने ली है। अब हमारे केस में अदर सप्लायर्स का केस तो मैं पहले करके आ चुका हूं, अर्लियर लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉइज वाले केस देख रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज विद द अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस या वैल्यू, इसकी जगह आप एम्प्लॉइज ही लिख लो। ठीक है, विद द अमाउंट बेस्ड ऑन द, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, विद द लाइन बेस्ड ऑन द प्राइस या वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कि एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू कि मेरे उसके एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू या प्राइस कितना, मतलब इक्विटी शेयर्स ऑप्शंस की प्राइस कितनी है मेरी, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना कैश दूंगा उसको। ठीक है, ट्रांसफर कैश विद द अमाउंट बेस्ड ऑन। ठीक है, अभी इसका मेजरमेंट कैसे होगा? जैसे कि हमने उसमें देखा था मेजरमेंट, इसके वैसे मैं अगर कहूं कि प्रिंसिपल्स कैसे हैं इसके मेजरमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह, मतलब कि ये कैश में अगर सेटल करते हैं मोस्टली सेम है, बट कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं, उनको डील करना जरूर से आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा आपको तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। इसमें द लायबिलिटी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एंड एट ईच रिपोर्टिंग डेट until settled at the fair value of the liability। ठीक है, इसकी कुछ लाइन में अभी समझा देता हूं और कुछ आगे समझाऊंगा। ठीक है, हम जब इक्विटी सेटल करते थे तो उस केस में क्या करता था मैं? सिर्फ ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेता था। ठीक है, जब मैं इक्विटी सेटल करता था तो सिर्फ क्या लेता था? ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू पे मेजर करता था, और तीनों साल जितने भी मेरा वेस्टिंग पीरियड होता था उसके अंदर उसका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है, क्यों यहां पे सिर्फ ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ही क्यों ली थी मैंने, ये वाली क्यों ली थी? इसके बाद भी जो चेंज हो रही थी मेरी फेयर वैल्यू तो मेरी चेंज होती रहती है, हमने और फेयर वैल्यू क्यों नहीं ली थी? क्यों? इसका मैंने लॉजिक बताया था आपको कि मैं क्या होता है कि जब मैं इशू करना होता है इक्विटी, ठीक है, मेरे को पता है कि इक्विटी देना है इसको, तो जिस दिन मैं ग्रांट डेट होती है उसी दिन क्या करता हूं, उसको उठा के एक अलग कमरे में रख देता हूं कि हाँ ये मेरे एम्प्लॉइज को देना, मैंने इसलिए रख दिया। अब उसके प्राइस में कम हो ज्यादा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो एम्प्लॉइज के फायदा नुकसान उसका एम्प्लॉइज का रहता है। ठीक है, कि कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, जो भी है सब एम्प्लॉइज का होता है। अब उसमें कुछ लेना देना नहीं होता कि उसका प्राइस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो जाता प्राइस उसका फेयर वैल्यू तो उसका एम्प्लॉय का बेनिफिट होता, कम हो जाता तो उसका घाटा होता है, इसमें मेरा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब उसमें मैंने मॉडिफाई वगैरह भी करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल घाटे में चला जाता है कि मतलब एम्प्लॉय की मोटिवेशन ही खत्म हो गई थी, तो वो ठीक है, मतलब कि उसके अंदर मैं अलग रख देता हूं। ठीक है, और अगर मान लो अलग ना रखता तो क्या करता, मैं उसको उसी दिन सेल कर देता मार्केट में, और जो पैसा आता मेरे को क्या आता, कितना बेनिफिट होता मेरे को, जितनी ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू थी उतना ही आता मेरे पास पैसा कैश। ठीक है, अब बाद में जो घाटा या नुकसान होता वो जिसको मैंने बेचा था उसका होता वो। ठीक है, इसी वजह से मैंने वहां पे सिर्फ ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ली थी। बट अब मैं अगर ये कहूं कि मैं उसको कैश दूंगा एम्प्लॉय को, कैश की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? मेरे इक्विटी के प्राइस के ऊपर। जैसे कि मेरा फर्स्ट आज की डेट में इक्विटी की प्राइस है, इक्विटी की प्राइस 0 पीरियड पे, मतलब कि आज की डेट में है मेरी 100 रुपीज की, तो मैं कहता कि
आज के आज ही दे देता हूँ तो 100 देने पड़ते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के एंड के बाद दूंगा, तो मान लो उस दिन प्राइस हो जाती है मेरी 115, तो मेरे को 115 देने पड़ेंगे एम्प्लॉय को। अगर सेकंड ईयर के बाद मैं कहता हूँ कि कितना प्राइस हो जाता, मान लो उसका प्राइस हो जाता 105, तो मेरे को 105 रुपए देने पड़ते। ठीक है, जो भी वेस्टिंग कंडीशन वगैरह के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि शेयर की वैल्यू जैसे जैसे जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस वैसे वैसे होता जाएगा। ठीक है, उसकी कैश पेमेंट वैसे वैसे होगी। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट ईयर एंड में उसका वेस्ट होता है तो ये वाला प्राइस, अदरवाइज ये। ठीक है, इसलिए मेरे को इसमें क्या करना होगा कि जब जब भी मेरा रिपोर्टिंग डेट आएगी, मतलब कि बैलेंस शीट डेट पे, मेरे को उस दिन की फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बुक करना चाहिए अपना एक्सपेंस। क्योंकि इसमें तो मेरा ये था कि फर्स्ट डे पे जितना मैंने ग्रांड डेट मतलब कि अलग रख दिया उसको, मेरा तो शेयर ही जाना है। चाहे मैं आज मार्केट में बेच देता, यही करता कि अगर मान लो एम्प्लॉइज के अलग ना रखता तो सीधा मार्केट में दे देता किसी को और उससे उतना पैसा ले लेता, कितना आता मेरे पास जितना ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू थी। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन के केस में भी समझा दिया था, शेयर के केस में भी समझा दिया था डेट। ठीक है, यही लॉजिक था। बट इसमें क्या है कि मैं इक्विटी शेयर को अलग से रखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने रूम में नहीं रखा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर मेरा मार्केट में ही गया हुआ है मान लो। ठीक है, मार्केट में गया हुआ है, मार्केट में मान लो मैंने 100 रुपए में बेच दिया 0 पेड पे। ठीक है, अब फ्यूचर में मेरे पास उस दिन अगर मैं देखूं लॉजिकली देखूं आए तो कितने होंगे मेरे पास, 100 रुपए मार्केट में बेचा मैंने, उसको अलग से नहीं रखा था, स्टोर नहीं करके रखा था। ठीक है, क्योंकि घाटा नुकसान फिर तो मेरा तो होता नहीं। अब ये मैंने बेच के 100 रुपए ले लिए, अब मैं एम्प्लॉय को बोल दिया कि मैं तेरे को जितना मेरा प्राइस होगा ना उसके बेसिस पे तेरे को कैश पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे मेरा कैश जाएगा, ज्यादा जाएगा यहां पे, और यहां पे फिर ज्यादा जाएगा मेरा कैश। उसके अंदर मेरा एक इक्विटी देता तो मेरा एक्सपेंस मेरे को पता था कि जितना फर्स्ट डे पे मेरा कैश ये अगर कैश में दे इक्विटी ही इशू करना था, मैं साइड में रख देता, ये 100 रुपए के एक्सपेंस बुक कर लेता सारा। बट अब मैंने 100 रुपए ले लिए, अब 115 में दे रहा हूं तो ये मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना 115 का, फिर ये 105, तो 105 का एक्सपेंस हो गया मेरा। समझे? देखो अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो इतने कुछ है नहीं। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चंस कैसे करने वो बता दूंगा। ठीक है, इसका एग्जाम लॉजिक समझ लिया आपने तो वेल एंड गुड। बट एक बार मैं और ट्राई करूंगा आपको समझाने की। इसमें क्या होता है, कैश के केस में, इक्विटी के केस में तो ये था कि मेरे को आज कितना नुकसान हुआ ग्रांड डेट पे, ग्रांड डेट पे मैंने नहीं तो बेच देता मार्केट में, अभी बेचा नहीं। ठीक है, अभी बेचा नहीं है मैंने। ठीक है, ग्रांड डेट पे बेच देता, उसकी जगह मैंने क्या किया, साइड में रूम में रख दिया। मतलब कि कितना पैसा आना था मेरे को उस दिन, 100 रुपए आना था, 100 रुपए आया नहीं, तो क्या हुआ मेरा टोटल एक्सपेंस अगर कहूंगी 100 रुपए का है। ठीक है, अगर मैं सामने वाले को दे देता, ठीक है, सामने वाले को बेच देता तो मेरे पास 100 रुपए आ जाते। बट उसके बाद अगर उसकी वैल्यू 115 होती तो उसका मेरे को कुछ प्रॉफिट होता, लॉस होता नहीं, वो जिसने खरीदा उसका प्रॉफिट लॉस होता वो। ठीक है, अब मैंने साइड में रख दिया था एम्प्लॉय के लिए मान लो। ठीक है, तो वो कम ज्यादा किसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा ना। मेरे को तो 100 रुपए की ही वैल्यू मानूंगा उसकी, क्योंकि मेरे को चाहे 115 को 120 को, मेरे को तो वो देना ही देना है एम्प्लॉय को। ये मान लेता हूं कि वो मैंने एम्प्लॉय को के लिए साइड रखने की जगह मैंने किसी को सेल ही कर दिया था मान लो। बट इस केस में मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय के लिए साइड में नहीं रखा। मेरे शेयर की मार्केट में जो जो वैल्यू होती जाएगी, जो जो वैल्यू होती जाएगी, उतना उतना पैसा उसको देता जाऊंगा। अब जैसे मान लो मेरी स्टार्ट उसकी वैल्यू 0 पेड पे थी 100 रुपीज, तो 100 देने पड़ते हैं मेरे को। अगर फर्स्ट ईयर के एंड में होता वेस्ट तो 115 देने पड़ेंगे, फिर 102 5 देने पड़ेंगे, मतलब कि अलग अलग पेमेंट करनी पड़ रही है मेरे को। उसमें मेरे को एक शेयर ही देना था। समझे? इसके अंदर मैं शेयर वगैरह अलग से नहीं रख रहा दूसरे रूम में, इसमें शेयर मेरे मार्केट में ही है सारे के सारे। अब मैं उसी दिन देता तो 100 रुपए देता इस शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग, बट बाद में ज्यादा हो गए तो मेरे 115 देने पड़ेंगे, फिर सेकंड ईयर में वेस्ट होता तो 105 देने पड़ते। ठीक है, इसमें इसलिए मेरा मतलब कि चेंज भी हो रहा है, तो इसलिए मेरे को एवरी रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू पे ही एक्सपेंस बुक करना चाहिए। क्योंकि इस दिन मेरे अगर वेस्ट होता तो 115 जाएंगे, तो 115 का एक्सपेंस होना चाहिए ना मेरा बुक। अगर मान लो सेकंड ईयर के एंड में वेस्ट होता तो मेरा 105 के अकॉर्डिंग होना चाहिए बुक। समझे? अभी आपको क्लैरिटी आई हो ना आई हो, आपको एग्जाम्पल से जरूर से क्लैरिटी आ जाएगी अब। ठीक है, एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपको और थोड़ा यहाँ पे रीड भी करवाता हूँ। इसको क्या कहते हैं हम, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कहते हैं इसको। ठीक है, इनको शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कहते हैं कि एप्रिसिएशन होने की वजह से कितना कितना पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड इन, ये देखो ये क्यों किया हमने, अगर चेंजेस होते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में, इसको हम P&L में बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट और लॉस मेरा ही है। पहले मैं उसको 100 रुपए में देता, बट उसकी शेयर की वैल्यू ज्यादा हो गई है तो मेरा को 115 देने पड़े थे, और
अगले साल देता तो 105 देने पड़ते, ठीक है। मतलब कि कम ज्यादा हो रहा है तो मेरा ही हो रहा है वो, इसलिए मैं प्रॉफिट और लॉस में डाल देता हूं इसको, समझे। जो चेंज हुआ वो मेरा, मेरे दिल पे लगेगा वो। अब इसका रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, इसका एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ईच ईयर क्या होगा, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ चेंज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चेंज कहाँ कहाँ पे है, एक तो आपका जो ये फर्स्ट वाला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशंस एट ईच ईयर एंड, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट इसके अंदर आपका चेंज है ये, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ सार पर एम्प्लॉय को कितने सार देने हैं, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स या ऑप्शंस पर एम्प्लॉय था, इसमें नंबर ऑफ सार्स हैं, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ईच, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, एट ईच रिपोर्टिंग डेट। कि फेयर वैल्यू आपके जो सार की है एट ईच रिपोर्टिंग डेट कितनी है, शेयर एप्रिसिएशन राइट की वैल्यू आपकी कितनी है, और ये एक्सपायर्ड पीरियड, और ये सेम है आपका, ये भी सेम है, ठीक है। मतलब कि आपका सिर्फ ये वाला चेंज था, और इसका लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि हम एवरी रिपोर्टिंग डेट की क्यों लेते हैं उसमें वैल्यू, क्योंकि आपका वो चेंज होता जाता है ना। आपको कैश पहले उतना देना पड़ता, इक्विटी वाले केस में तो आपको पता था कि एक इक्विटी है, एक इक्विटी ही देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कौन सी, ग्रांडेड की क्यों ली थी वो लॉजिक बता दिया, ठीक है। एक ही देना पड़ता, बट इसमें तो मेरा कैश चेंज हो रहा है ना, कभी 100 देना पड़ रहा है, कभी 115 देना पड़ रहा है, कभी 105 देना पड़ रहा है, तो मेरे को अलग देना पड़ रहा है, तो हर फेयर वैल्यू भी अलग अलग लूंगा मैं हर बैलेंस डेट पे, ठीक है। तो इसकी अभी कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी वो बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा इसको मैं चेंजेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे चेंजेस है एक बार, उसके बाद आपको एग्जांपल्स वगैरह करवाऊंगा तो जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पे जनरल एंट्री, ग्रांडेड पे कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क ये मतलब हाईलाइट कर लो, वेस्टिंग पीरियड एज वेल एज एक्सरसाइज पीरियड। हम पहले कहां करते थे, सिर्फ वेस्टिंग पीरियड पे, इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपेंस को, उसमें वेस्टिंग पीरियड में ही सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होता था। बट इसके एक्सपेंस रिकॉग्निशन में भी आपको कुछ चीजें देखनी है। वेस्टिंग पीरियड में कैसे रिकॉग्नाइज होगा एक्सपेंस, वो तो आपका जैसे आप इक्विटी के केस में करते आए थे वैसे ही करोगे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, ठीक है। मतलब कि इस फॉर्मूले से ही करोगे, इसी फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही आप वेस्टिंग पीरियड में करोगे, बट ये वाला चेंज रहेगा इसमें, ठीक है। ये वाला चेंज रहेगा वेस्टिंग पीरियड पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज पीरियड पे कैसे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले एक बार एंट्री देख लेते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस की क्या एंट्री रहेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, और क्रेडिट किसको करोगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या चेंज आया आपका, इसके अंदर ही आ गया आपका लाइबिलिटी। उधर था मेरा रिजर्व, रिजर्व होता था, मतलब कि अलग कमरे में रखता था, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बन गई, देनदारी बन गई है, ठीक है। किसी कमरे में रखा नहीं है मैंने शेयर, ठीक है। और इसका अगर रिवर्सल होगा, रिवर्सल, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को पहले डेबिट किया था अब क्रेडिट कर दिया, रिवर्सल, ठीक है। अब इसमें एक मेन है, इफ कम्युलेटिव एक्सपेंस इज लेस देन प्रीवियसली या अदर रीजन, ठीक है। मतलब कि पहले वाला वो सेम रीजन है, इसको मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने इसे इक्विटी के टाइम पे कर लिया था। अब एक्सरसाइज करता है अगर कोई सार, उस टाइम क्या होगा, उसको कैश देना पड़ेगा मेरे को, और क्या है, उसको लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा और कैश कम कर दूंगा मैं, क्योंकि कैश गया मेरा, ठीक है। तो अभी इसका मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह करवाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर अगर चेंज देखूं मैं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। एक तो मेरा ये वाला चेंज, एक तो ये वाला चेंज आया मेरा, एक ये मेरा एट ईच रिपोर्टिंग डेट, एट ईच रिपोर्टिंग डेट यही लगा दोनों जगह। यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड पे भी आपको यही एक्सपेंस बुक करना होगा, उसमें हम एक्सरसाइज पीरियड में एक्सपेंस बुक नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे मेरे को फेयर वैल्यू ग्रांट डेट के लिए नहीं होती थी, तो सारा मेरा वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही रिकॉग्नाइज हो जाता था। बट इसके अंदर मैं एवरी रिपोर्टिंग डेट की लेता हूं, तो सारा कैसे बुक होगा मेरा, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक्सरसाइज पीरियड में कितना एक्सपेंस बुक करना होगा, क्या इस फॉर्मूले से करें, आपको इस फॉर्मूले में एक चेंज करना होगा, सिर्फ एक चेंज करना होगा कि आपको एक तो ये वाला कंसीडर नहीं करना होगा, एक ये वाला नहीं आएगा आपका, बाकी एक ये वाला भी नहीं आएगा, नहीं ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, माइनस करना होगा ना पहले कितना हो चुका है, रिकॉग्नाइज, वो डिफरेंस वाला करोगे, ठीक है। एक ये वाला, ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है। ये चार कंसीडर होंगे, ये दो नहीं होंगे। एक्सरसाइज पीरियड में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना उसकी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि हम अगर वेस्टिंग पीरियड होगा तो वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड हो जाता है मेरा,
ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंस बुक होना चाहिए, सेकंड में इतना होना चाहिए, थर्ड में इतना, वेस्टिंग पीरियड में ही करना आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंस बुक। ठीक है, अब कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी सारी, बट इसमें एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे आपका ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो चुका है और एक्सपायर्ड पीरियड वाला आपका कंसिडर नहीं होगा। तो आपको जितना भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा, जितनी जितनी प्राइस, मतलब कि जैसे मान लो आपका वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे उसका प्राइस हो गया था 100 रुपीज तक का देना था, उसके बाद हो जाता है 105, तो आप सीधा 105 के 105, मतलब कि 105 में से 100 ऑलरेडी बुक कर चुके हो आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, तो आप 5 का और एक्स्ट्रा बुक करोगे फिर। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे। तो अभी इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल 35 पे चलिए जल्दी से, ऐसे स्टडी मैट के। ये रहा, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। एक एंटिटी है जो इशू करती है 100 शेयर्स ईच टू इट्स 20 एम्प्लॉइज, 100 शेयर्स देती है हर एम्प्लॉय को। ठीक है, कितने 20 एम्प्लॉइज को, सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर। इसको क्या सर्विस कंडीशन दी है, इसको एक सर्विस कंडीशन लगाई है। ठीक है, सर्विस कंडीशन कितने 3 ईयर्स की। दी सेटलमेंट इज टू बी मेड इन कैश, ये कैश में सेटलमेंट होगा। तो कौन सा हो गया, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, ये वाला कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होगा अगर कैश में पेमेंट होती है। ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू शेयर की है 200 रुपए की, हर शेयर की 200 रुपए की ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू। ठीक है, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू बट हमें तो एवरी रिपोर्टिंग डेट की लेनी है। और दी फेयर वैल्यू एज एट ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे 180 90 220 इतनी इतनी देर की इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपेंसेस वगैरह को। अगर मैं कहूँ रिकॉग्नाइज करना कैसे, सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें बेस्ट मतलब कि कहीं दे नहीं रखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने छोड़ के गए कितने नहीं, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि सारे के सारे एम्प्लॉइज ही मेरे को वो पैसा लेने आएंगे आएंगे मेरे पास। ठीक है, आखिरी तक पैसा देना पड़ेगा सबको। हर एक को कितने शेयर दे रहा हूँ, 100 शेयर। मल्टीप्लाई क्या करूंगा साथ में, कितना प्राइस है उसका एक शेयर का, कौन सा फर्स्ट ईयर एंड पे निकाल रहा हूँ मैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, इस दिन की निकाल रहा हूँ फर्स्ट ईयर एंड, मतलब कि फर्स्ट ईयर एंड की रिपोर्टिंग डेट। उस रिपोर्टिंग डेट पे कितना प्राइस है मेरा, फेयर वैल्यू 180, और कितने ईयर्स की, 3 ईयर्स की सर्विस कंडीशन है। तो ये अभी पास कितना हो चुका है, फर्स्ट ईयर पास हो चुका है, मल्टीप्लाई 1 बाय में 3। ठीक है, माइनस 0, तो इतना मेरा फर्स्ट ईयर एंड पे बुक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे नहीं करवा के दिखाऊंगा, एक एक करवा के दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कितना आएगा। 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 180 बाय में 3, ये कितना आ गया, 1,20,000। एक करके दिखा दिया मैंने, अब 1,20,000 आ गया। अब ऐसे ही सेकेंड ईयर में क्या होगा मेरा, अगर मैं चेंज बताऊं क्या आया आपका, ये वाला चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, तो ये 2 ईयर्स पास हो चुके थे, यहाँ पे 3 ईयर्स पास हो चुके। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 2 और 3 कर दिया। अब ये 191 और 220 कहाँ से आया, ये सेकेंड ईयर एंड की मेरी फेयर वैल्यू दे रखी है, किसकी, इसकी जो शेयर्स वगैरह की। ठीक है, और 220 थर्ड ईयर के एंड में दे रखी है। अब थर्ड ईयर के एंड में इसने 220 लिया और वो, ठीक है, वहां से आई है ये, और उसके बेसिस पे इतना इतना बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस किया फर्स्ट ईयर का 1,20,000, अब सेकंड में 1,20,000 प्लस 1,33,000 कितना हो गया, 2,53,000 ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना एक्सपेंस बुक कर दिया। अब मान लो इसके आगे भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, या इन्होंने एग्जाम्पल यहीं पे खत्म कर दिया, बट मैं कहता हूँ कि इनका फोर्थ ईयर एंड पे भी, फोर्थ ईयर एंड इन्होंने मान लेते कि एक्सरसाइज पीरियड दे दिया कि आप 1 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने फोर्थ ईयर एंड तक भी एक्सरसाइज नहीं किया, मान लो 2 मिनट, मान लेते हैं कि इनको 1 साल और दे दिया एक्सरसाइज करने का। ठीक है, अब फोर्थ ईयर एंड पे आके बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि 5 ईयर्स दे दिए, 2 ईयर्स और दे दिए कि एक्सरसाइज कर लो, बट फोर्थ ईयर के एंड में भी कुछ ऐसे पड़े थे कि जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, अब हम निकालेंगे जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, मान लेते हैं कि किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं किया अभी तक फोर्थ ईयर एंड पे, फिफ्थ ईयर एंड में भी आ सकते हैं मेरे पास एक्सरसाइज करवाने। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, मान लेते हैं कि किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं किया था। ठीक है, ये मैं आपको इजी करवा रहा हूँ एक बार, बट हम बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे आगे भी। ठीक है, फोर्थ ईयर एंड पे उसका मान लेते हैं कि अभी तक प्राइस चल रहा था 220, तो उसका मान लेते हैं कि 230 हो जाता है प्राइस, फेयर वैल्यू 230 होगी फोर्थ ईयर पे। तो अब क्या करूंगा मैं, अब कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा इसके एक्सपेंस को। इसको मैं अगर रिकॉग्नाइज करने जाऊंगा फोर्थ ईयर एंड पे, तो मेरे कितने एम्प्लॉइज हैं, 20। अब जितने अगर एक्सरसाइज कर होते 10 ने, तो सिर्फ 10 का करते हैं हम एक्सपेंस और बुक। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं हम। ठीक है, बट मैं आपको ये मान के करवा रहा हूँ कि अभी किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं किया है, सारे के सारे भी पेंडिंग है, ताकि आपको इजिली समझ में आए चीजें। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई कितने शेयर दूंगा हर एक को, 100 शेयर, और क्या प्राइस है उस दिन, 230 फेयर वैल्यू।
अब इसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है, कितना, इन तीनों का माइनस वो प्लस करके वो देख लो कितना हो चुका है रिकॉग्नाइज। 1,20,000 प्लस 2,53,000, 2 मिनट, ये कम्युलेटिव एक्सपेंसिस देखा है, कम्युलेटिव, हाँ ये 4,40,000 हो चुका है अब तक का रिकॉग्नाइजर, इन तीनों का टोटल करूंगा 4,40,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 1,20,000 प्लस 1,33,000 186,66 ठीक है, 4,40,000, 4,40,000 अब तक का रिकॉग्नाइज हो चुका है, इसमें से माइनस कर दूंगा 4,40,000। तो अब मेरा कितना आंसर आएगा, इतना रिकॉग्नाइज और करना होगा मेरे को। 100 मल्टीप्लाई 230, 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 230 माइनस 4,40,000। तो इसको मेरे को 20,000 फोर्थ ईयर में और रिकॉग्नाइज करना होगा। इसकी एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट 20,000 टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी कितनी कितनी 20,000 की। ये कब, फोर्थ ईयर एंड पे। और फर्स्ट ईयर एंड पे कितनी एंट्री होगी आपकी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट कितने से 1,20,000 से, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 1,20,000 से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी सारी एंट्रियां हो जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और एक्सरसाइज पीरियड में भी हम एक्सपेंस बुक करेंगे इसमें। अगर मान लो एक्सरसाइज नहीं किया अभी तक किसी ने, या फिर कुछ ने कर लिया कुछ ने नहीं किया, तो हम जिन्होंने नहीं किया उनके नाम का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो मेरे को आएंगे ना पैसा मांगने, समझे। अभी इसके बाद आगे मैं और करवाता हूं, एक इलस्ट्रेशन सेकंड और करवा देता हूं। इसकी बड़ी जबरदस्त इलस्ट्रेशन दे रखी है, ये इलस्ट्रेशन सेकंड। आप अगर चीजें समझ आ रही है ना, बिल्कुल बढ़िया से अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक किया करो, वीडियो को कमेंट किया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आपके लाइक कमेंट दिखते हैं, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। किनको, जिनको जो सीए कर रहे हैं उनको ही करना है, कहीं ऐसे नहीं किसी को भी कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई और भी बेफालतू में आए, सिर्फ सीए वाले आए बस, जिसको बेनिफिट लेना हो लेक्चर से। मतलब कि जिनको सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प चाहिए उनको कर दो आप शेयर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से। XYZ इशू करता है 10,000 सार्स, मतलब वो कैश सेटल्ड वाले हो गए सार। ठीक है, दैट वेस्ट इमीडिएटली वेस्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, तो सारा का सारा एक्सपेंस उसी दिन पे बुक कर देते हैं। बाय में 3 मल्टीप्लाई वो पीरियड वो वाला नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि जितना एक्सपेंस होता है वेस्टिंग पीरियड के अंदर बुक करने वाला, वो सारा का सारा उसी दिन बुक हो जाता है। टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 2000। ठीक है, इस डेट को हुए हैं वेस्ट, तो इस डेट को कर देंगे। दिस आर्स विल बी सेटल्ड इन कैश, कैश में सेटल होंगे। ठीक है, यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल वगैरह के हमें यहाँ पे लेना देना है नहीं, ये सारा आपका एएफएम का काम है। वहाँ पे सीखना है कि इस मॉडल के अंदर करनी है आपको, कैलकुलेशन किसके अंदर करनी है। ठीक है, एट दैट डेट इट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ सार, फेयर वैल्यू दे रही है सार की किस दिन, इस दिन की कितनी 95। सार्स कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू, इन्होंने एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया, यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड है 1 अप्रैल 2000 से लेके कितना पीरियड दिया इन्होंने, 31 मार्च 2003 तक का पीरियड दे दिया इन्होंने कि आप इसके बीच में एक्सरसाइज कर सकते हो कभी भी, मतलब कि इसके बीच में कभी भी कैश मांगने आ सकते हो। ठीक है, तो मेरे को इतने सालों तक तो फिर एक्स्ट्रा बुक करते ही रहना होगा। ठीक है, सार कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू at the end of period on 31st March 2001 it is expected that 95% of total employees will exercise the option। अब at the end of period on मतलब कि 2001 के एंड में, ठीक है, मतलब कि एक साल फर्स्ट ईयर के एंड में लगा लो आप। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 95% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसमें इनको लग रहा है कि 95% एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे। अब 92% ऑफ एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द एंड नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट
ये मतलब कि 92% जो एम्प्लॉइज हैं वो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर में, और फाइनली 89% ही एक्सरसाइज करते हैं थर्ड ईयर में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन था इनका पहले कि 95 करेंगे, बट नहीं, उतना भी नहीं। ठीक है, फेयर वैल्यूज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हैव गिवन बिलो। फेयर वैल्यू दे रखी है हर पीरियड की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। तो इसका हम कैसे कैसे जर्नल एंट्री मांगी इन्होंने, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना, क्यों, क्योंकि वेस्ट हो गया तो वेस्ट डेट पे हम एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेस्ट डेट पे किस अमाउंट पे एंट्री होगी मेरी, वैसे ग्रांड डेट पे एंट्री नहीं होती है, बट यहाँ पे ग्रांड डेट और वेस्ट डेट सेम है मेरी, तो मेरी वेस्टिंग डेट पे भी एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस दिन कितना प्राइस था मेरा, 95 था। इस दिन ये देखो एट दैट डेट, कौन सी डेट, इसको ही, इसी दिन को मेरे को वेस्ट हुए थे इमीडिएटली। वेस्ट मतलब कि डिलीवर, मतलब कि वो उसको अब डिलीवर कर दिया मैंने, राइट, उस राइट को डिलीवर कर दिया है। ठीक है, वेस्ट होने का मतलब कि डिलीवर कर दिया उस राइट को। पहले कहा था कि अगर तू ये कंडीशन पूरी करेगा तो तेरे को ये राइट दे दूंगा मैं। ठीक है, अब उसने मतलब कि सेम डे पे ही उसको दे दी मैंने कि हाँ आज से तू आज ही लेना चाहे तो आज ले ले, कल लेना है कल ले ले, तेरे पास 3 साल है, 3 साल में कभी भी ले ले तू। ठीक है, समझे। अब इसमें 100% कहाँ, उस दिन तो मतलब कि अगर मैं उसी दिन देखता तो उस दिन तो मेरे जितने एम्प्लॉय थे सारे के सारे मांगते, सारे के सारे ही मांग लेते मेरे को, छोड़ के जाने की मेरे को किसी से उम्मीद नहीं थी कि कोई छोड़ के जाएगा, तो 100% ही बेस्ट होते उस दिन। ठीक है, अब कितने अमाउंट हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने टेबल फॉर्म में दे रखा, मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज हैं उस दिन, 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं, 95 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं टोटल। मानते हैं कि सारे के सारे ही उस दिन तो एक्सरसाइज हो जाते, अगर, क्योंकि वेस्ट तो सारे ही हुए थे, 100% मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपको वेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना होगा जो भी करना है, कि कितने वेस्ट होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सारे के सारे ही रहेंगे उस दिन। यहाँ पे एक्सरसाइज परसेंटेज देखनी भी नहीं आपको कि कितने परसेंट एक्सरसाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि आप तो ये वेस्ट की देख रहे हो ना, कि मतलब कितने जनों की कंडीशन फुलफिल हुई है। उसमें तो ये देखते थे ना कि जितने एम्प्लॉयज रहेंगे उतनों को देना पड़ेगा मेरे को अगर मांगने आ गए। एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे देखेंगे हम कि कितने परसेंट एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 100% मानूंगा जिस दिन, अगर मान लो सेम डेट ग्रांड डेट और वेस्ट डेट सेम है तो आपका 100% रहेगा हमेशा, क्योंकि एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता नहीं उस दिन। ठीक है, तो 100% ये हो गया, और रेट कितना, 95 उस दिन का फेयर वैल्यू। तो अब इस अमाउंट के ऊपर मैं कितना निकालूं, अगर 10,000 मल्टीप्लाई 95 तो इतने अमाउंट पे आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए फर्स्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 9,50,000 9,50,000। ठीक है, ये एंट्री होगी। और अगर मैं फिर एक्सरसाइज पीरियड के अंदर आ जाता हूँ, ये यहाँ से मेरा हो जाता है एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट। ये तो थी मेरी वेस्टिंग की, यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड हो गया स्टार्ट, ये एक्सरसाइज पीरियड की सारी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पीरियड में क्या होगा, उसमें भी मेरे को एक्सपेंस तो बुक करना ही है। मैंने आपको बताया था कि हम इक्विटी से कौन से डिफरेंस है, एक ये भी डिफरेंस था कि आपको एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड एज वेल एज एक्सरसाइज पीरियड, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था नोट्स में। देखो हम एक्सपेंस कब कब बुक करेंगे, ये देखो एज वेल एज एक्सरसाइज पीरियड, इसमें भी एक्सपेंस बुक होगा मेरा। इस पे मैंने आपको समझाया भी था कि उसमें 20,000 का आया था ना मेरा, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर एडिशनल करके दिखाया था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या होगा मेरा, अभी तक अगर मैं कहूँ कि 112 कितने 10,000 सार्स हैं, अब उसमें से मेरे को कितना लगता है कि फर्स्ट ईयर एंड पे कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज करेंगे, 95%। तो 95% के अकॉर्डिंग ही मैं एक्सपेंस करूंगा ना बुक, कितने हो गए। अब उस दिन रेट कितना चल रहा है मेरा, 112। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आया मेरा, ये आएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अगर करूं मैं 10,000 मल्टीप्लाई 95% मल्टीप्लाई 112, ये आ गया मेरा 10,64,000। ठीक है, ये आ गया। अब इस पे तो आपने चलो ले दिया, बट यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज दिया होता है इस दिन भी आपको, मतलब कि जिस दिन ग्रांट किया वेस्ट किया उस दिन आपको एक्सपेक्टेशन दी होती कि एक्सरसाइज इतने करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे 100% ही लेना था। ठीक है, समझे। समझे, ओके। तो चलिए आगे बताता हूँ, इसमें से माइनस क्या करेंगे, अभी तक कितना बुक कर चुके, ये वाला बुक कर चुके। अब 10,64,000 माइनस
950 कितना आएगा आपका 1,14,000। इतना और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे आप। ये कौन सा एक्सरसाइज पीरियड के अंदर कर रहे हो आप। अब पीरियड 2 में 92% की एक्सपेक्टेशन थी रेट ये वाला, ऐसे ही इसमें ये वाला रेट, और कितने एक्सरसाइज हुए हैं एट द एंड 89%, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता है बीच में, क्यों, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी चेंज हो रही है कि कितने एक्सरसाइज करेंगे कितने नहीं करेंगे, ये वो सब ऐसे करके, समझ रहे हो। ये रिवर्स होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कितने से 61 200 61 200। ठीक है, और ये थर्ड ईयर में फिर एक्सपेंस बुक करना होगा आपको। ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आते ही क्यों है ये। इसमें तो बल्कि आपका मल्टीप्लाई वो भी नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, ये तो और ईजी होगा आपका कैश वाला, तो कि आपको इतना इतना और कैश देना होगा। ये एक्सरसाइज पीरियड में नहीं होता ना, एक्सरसाइज अगर वेस्टिंग पीरियड होता, वेस्टिंग पीरियड में तो बाय में वो भी होता और वो भी होता, बट इसमें वेस्टिंग पीरियड और ग्रांड डेट सेम है, तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे 100% लिया आपने, क्यों, क्योंकि उस दिन मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला नहीं था। ठीक है, अब इसकी एंट्री ये दे रखी है, देखो वही दे रखी है। अब जिस दिन आप मान लो ये कैश दे रहे हो, जिस दिन कैश दे रहे हो उस दिन क्या एंट्री होगी आपकी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी को डेबिट करोगे टू कैश, कितने अमाउंट से कितना कैश दे रहे हो आप, अरे भाई ये चल गया, कितना कैश दे रहे हो, इतना 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 इतना, ये आपका आ गया, ये वाला कैश दे रहे हो 10 14 600 की एंट्री होगी वहां पे। ठीक है, ये देखो ये सारी ये रिवर्सल की एंट्री थी, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट, समझे। ऐसे ऐसे एंट्रियां करनी है, इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत हल्का सा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, बट इसमें आप गलती कर सकते हो, इसलिए आप इनको हाईलाइट कर लो। गिनती के 3 चेंज हैं इसमें, एट ईच रिपोर्टिंग डेट, एट ईच रिपोर्टिंग डेट, और इसमें एज वेल एज एक्सरसाइज पीरियड, और यहाँ पे लाइबिलिटी, बस गिनती के 4 चेंज हैं, 4 चेंजेस। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 4 चेंजेस, बस 4 डिफरेंसेस लिख लो, चेंजेस 4 डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एक और बढ़िया सा टॉपिक, ये मजेदार टॉपिक है काफी। ठीक है, चलो करवाते हैं इसको इधर को। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, चॉइस ऑफ सेटलमेंट, मैंने तुम पे छोड़ा है जीवन भर का नाता, अब तुमसे जोड़ा है। सर ये शायरो शायरी मत करो। अब मैंने एम्प्लॉयज को कहा कि मैंने तुमसे जीवन भर का नाता जोड़ा है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे पास रुको। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हें कैश चाहिए तो कैश ले लो, शेयर चाहिए तो शेयर ले लो, जो तुम्हें भाता हो वो करो। यहां पे ऑप्शन दे दिया मैंने सेटलमेंट का, कि आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। तो इसके अंदर उसको ऑप्शन दे दिया, तो सर हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी, कैश वाले के अकॉर्डिंग करेंगे इक्विटी वाले के अकॉर्डिंग, क्या हम दो दो बार एक्सपेंसिस बुक करें। सर दो बार करेंगे तो हमारा डुप्लीकेसी हो जाएगा, एक्सपेंस ज्यादा नहीं बुक हो जाएगा। इसमें मैं कहता हूं कि आप इसको सबसे मेनली तो ये मान के करो कि कैश में ही पे करेंगे, बट एक इक्विटी कंपोनेंट आपको निकालना होगा, और इक्विटी कंपोनेंट निकाल के कैसे करोगे, जो इक्विटी कंपोनेंट निकलेगा आपका उसको इक्विटी के अकॉर्डिंग कर दोगे आप, उसको इक्विटी कंपोनेंट वाला बहुत इजी रहेगा, और कैश वाला जैसे हम करके आए थे वैसा ही करना होगा। तो सर आपके बड़े बड़े डायलॉग अच्छे तो लग रहे हैं, बट समझ कुछ नहीं आ रहा अभी, अब आएगा समझ, करवाता हूं आपको। यहाँ पे चॉइस है, किसको चॉइस दी हुई है मैंने, एम्प्लॉय को चॉइस दे रखी है। काउंटर पार्टी कौन है, ये एम्प्लॉय है मेरा, इसको ही चॉइस दी है मैंने, ये कुछ भी करे, ये कैश चाहिए तो कैश दूंगा, इक्विटी चाहिए तो इक्विटी दूंगा। अच्छा जी, दिस ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड फॉर एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या कहता हूं मैं, कंपाउंड, मतलब कि दो दो, इसके अंदर मेरे को दो दो तरीके से करनी होगी काउंटिंग, इसमें इक्विटी भी मानना होगा, कैश भी मानना होगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट करते चलना होगा, विच इंक्लूड डेट कंपोनेंट। डेट कंपोनेंट कौन सा, मेरे को कैश देना पड़ेगा,
हम एंट्री कैसे करते थे, कैश देना होता था तो टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, मतलब कि मेरा डेप्ट होता है, डेट, मेरा लाइबिलिटी डेट, और उसमें रिजर्व में जाता था मेरा इक्विटी के केस में, वो क्या होता है मेरा इक्विटी, समझे। ए डेप्ट कंपोनेंट एन इक्विटी कंपोनेंट, द काउंटर पार्टी इज राइट टू डिमांड पेमेंट इन कैश। लाइबिलिटी मतलब कि डेप्ट कंपोनेंट मतलब कि कैश में पेमेंट, और इक्विटी मतलब कि काउंटर पार्टी का राइट है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ले सकता है मेरे से, समझे। दिस ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड फॉर। ये तो सर समझ तो आ गया, ये तो आपने बता भी दिया था हमें कि इसमें दो दो चॉइस दे दी हमने, बट इसका हम करेंगे क्या, समझ नहीं आ रहा है। फॉर ट्रांजैक्शन विद पार्टीज अदर देन एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज के अलावा किसी और से करते हैं तो वेयर फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज मेजर्ड डायरेक्टली, तो इसमें क्या करेंगे, वेयर फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज मेजर्ड डायरेक्टली, अगर मैं गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मेजर डायरेक्टली कर सकता हूं तो इक्विटी कंपोनेंट क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड, जो रिसीव हुए मेरे को, माइनस कर दूंगा फेयर वैल्यू ऑफ डेप्ट कंपोनेंट, तो उसको ऐसे इसका डेप्ट कंपोनेंट मतलब इक्विटी कंपोनेंट निकल जाएगा। अब डेप्ट कंपोनेंट की कैसे करने अकाउंटिंग, जैसे कि आप शेयर मतलब कैश सेटल्ड की जो हमें अभी करके आए थे, मतलब कैश में सेटल करते हैं तो कैसे करनी है, उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी, और इक्विटी की कैसे होगी, इसकी मैं आगे बताता हूँ, एम्प्लॉइज वाले के साथ ही बता दूंगा आपको, इजी रहेगा, ठीक है। जितना वेस्टिंग पीरियड होता है ना उसके अंदर इक्वली डिवाइड कर देना होता है, कुछ नहीं इक्विटी अकाउंटिंग में, इक्विटी कंपोनेंट में, बाकी जो आपका ये रहेगा इसका आपका रहेगा मेन, ठीक है। ये कैसे रहेगा, ये कैश वाले के तरीके से रहेगा, ठीक है। अब ये सर एम्प्लॉइज वाला, फॉर ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज एंड अदर्स प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज, एम्प्लॉइज के साथ अगर ट्रांजेक्शन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप कुछ भी लीजिए, शेयर या कैश आपके ऊपर है, तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है कि वो कैश मांगने आ जाएगा, कैश मांगने आएगा तो मेरे को कैश के अकॉर्डिंग करनी चाहिए अकाउंटिंग, इक्विटी इक्विटी मांगने आएगा तो इक्विटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए मेरी, तो हम दोनों का ही इफेक्ट लेके चलेंगे कैसे करना है। अगर वो कैश मांगने आता तो सेटलमेंट के टाइम पे क्या क्या एंट्री होंगी, और अगर वो इक्विटी मांगने आ जाए तो सेटलमेंट के टाइम पे क्या क्या एंट्री होंगी, सब देखेंगे। मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द राइट्स टू कैश और इक्विटी वर ग्रांटेड। इसमें क्या करेंगे, मेजर करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट पे, ग्रांट डेट पे निकालते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द राइट्स टू कैश। ये समझ नहीं आना, आपको स्टेप्स करवाऊंगा ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे बीच में हुई होंगी, मतलब कि इतने शेयर्स होंगे तो कैश देना होगा, इतने शेयर्स होंगे तो इतना, अगर आप कैश का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको इतने कैश मिलेगा, इतने शेयर्स के इक्वल, अगर आप इक्विटी वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको इतने इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सारा जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगी सारे के ऊपर आप निकाल लोगे, फेयर वैल्यू इसकी मेजर कर लोगे। अब इस यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले कैसे करना है आपको, कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट अल्टरनेटिव। मैं सबसे पहले निकालूंगा, ये स्टेप्स देखे मैंने, ये आपके इजी रहेंगे बहुत ज्यादा, इन स्टेप्स को ही फॉलो करते रहोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक भी जितने पहले क्वेश्चन करके आए थे उसके अंदर तो स्टेप वगैरह की इतनी जरूरत नहीं थी, एक फॉर्मूला लगाना होता था, उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री पेलनी थी बस, और कुछ नहीं था करना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालोगे आप इक्विटी में, अगर सेटल करना होता, मतलब कि जो हमने सबसे पहले देखा था, सबसे पहला हमने कौन सा देखा था, कैश सेटल्ड से पहले कौन सा देख के आ रहे थे, इक्विटी सेटल्ड वाला। अगर सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि ये मान लूंगा कि हाँ इक्विटी में अगर सेटल करना होगा तो मेरे को कितना वो बनेगा, ठीक है, तो उसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल लूंगा। ये कौन सी होगी, मेरी ग्रांट डेट की निकालनी है मेरे को, ये कौन सी डेट की, ग्रांट डेट की, ठीक है। कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी सेटलमेंट अल्टरनेटिव, जैसे कि हम ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के ऊपर निकालते थे वैसे ही आपको टोटल कैलकुलेट कर लेने कि हाँ इतना एक्सपेंस होगा अगर मेरे को ये वाला अल्टरनेटिव चूज करना पड़े। और कैश कंपोनेंट वाला ये कब, ये भी मेरे को ग्रांट डेट का ही उठाना है, ठीक है। ग्रांट डेट पे ही मेरी कैलकुलेट करनी है किसकी, फेयर वैल्यू ऑफ डेप्ट कंपोनेंट। डेप्ट कंपोनेंट की कैसे आएगी कि अगर मेरे को कैश पे करना पड़ेगा तो कितना कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग देख लूंगा कि कितना कैश पे करना लाइबिलिटी बनती है मेरी, ठीक है वो। और उसके बाद इक्विटी कंपोनेंट कैसे आएगा, मेरा इक्विटी सेटलमेंट अगर करता माइनस ये, मतलब कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट, ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी मेरी फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। इधर ये तो लिखा है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट अल्टरनेटिव माइनस, मतलब इक्विटी सेटल अल्टरनेटिव माइनस फेयर वैल्यू ऑफ डेप्ट कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ डेप्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्विटी कंपोनेंट। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपने जो ये फर्स्ट वाला निकाला है, जो ये वाला कैलकुलेट किया था फर्स्ट वाला, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट अल्टरनेटिव, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट,
इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इसकी सिर्फ जरूरत इसको निकालने के लिए ही थी, इसके आगे इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसको आप आगे इग्नोर मारोगे, ठीक है, समझे। दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू चूज इक्विटी ओवर कैश। तो जो ये वैल्यू आती है ना, ये क्या बताती है मेरे को कि अगर मैं इक्विटी को चूज करता तो एक्स्ट्रा और कितनी वैल्यू लगती, क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसा होता है कि इक्विटी हम ज्यादा देना चाहते हैं तो, और कैश हम कम देना चाहते होते हैं, क्यों, उसमें प्रॉफिट लॉस मेरा ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपना वो सेटिंग इस तरीके से बनाता हूँ स्कीम की कि मेरे को इक्विटी की वैल्यू ज्यादा ही आए, ठीक है। तो उससे ऊपर जो होगा, अगर मेरे को इक्विटी देना होगा तो मान लो कैश से ज्यादा और कितना खर्चा होगा मेरा, तो उसको हम इक्विटी के तरीके से बुक करेंगे। मैक्सिमम हम कैश वाला बुक कर लेंगे कि मेरे को कैश देना पड़ेगा, तो सबसे पहले कैश को करना होता है कि मेरे को, हाँ कैश की लाइबिलिटी आ गई तो मेरे को इतना एक्सपेंस बुक कर लेना है। और हाँ, इक्विटी के केस में थोड़ा और ज्यादा होगा, तो वो जो डिफरेंस होगा ना उसको हम इक्विटी के तरीके से बुक करेंगे, ठीक है, इक्विटी सेटल के तरीके से, समझे। अभी द टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव अल्टीमेटली चूजन कंसिडरिंग वेस्टिंग कंडीशंस, ठीक है। The total expense recognized over the vesting period will be based on the fair value of the alternative ultimately chosen considering vesting condition, ठीक है। ये मैं आपको आगे जैसे चलते जाएंगे वैसे बताऊंगा कि मतलब जो टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है ओवर द वेस्टिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव अल्टीमेटली चूजन, मतलब ये आपको बताऊंगा कि कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए था ओवर वेस्टिंग पीरियड, वो सारा अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है, कंसिडरिंग वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। अब इसकी एंट्री ग्रांड डेट पे तो कुछ होगी नहीं, अब एट ईच ईयर एंड ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे क्या एंट्री होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिव डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। और सेटलमेंट पे इफ सेटल्ड इन कैश, कैश में सेटल करते हैं तो क्या होगा, तो ये वाली कैश वाली, ये अगर कैश में होता तो इक्विटी में भी तो कुछ पड़ा आपका, ये तो चलो आपने कैश जो जैसे हमने लास्ट इससे कंसेप्ट देखा था कैश सेटल्ड वाला, उसकी वाली एंट्री होगी कि पेमेंट की तो ऐसी होगी, और उससे पहले हम ये दोनों करके आए थे बुक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ये तो मेरा कैश वाला हो गया, ठीक है। अब ये एक बार इसको भूल जाओ चाहे आप, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी कुछ उसमें डाला, ये पेमेंट कर दी हमने, ठीक है। लाइबिलिटी वाला तो सर यहाँ पे खत्म हो गया मेरा कि उसको मैंने लाइबिलिटी डेबिट कर दी और बैंक कैश मेरा चला गया, ठीक है। बट सर यहाँ पे रिजर्व वाले में भी तो कुछ पड़ा है मेरा, रिजर्व भी तो मैंने क्रेडिट किया था, ये कौन सा पोर्शन था, ये मेरा इक्विटी कंपोनेंट वाला पोर्शन आएगा इसमें, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये जितने वेस्टिंग पीरियड होगा ना उसमें इक्वली आ जाएगा सब में, ठीक है। मान लो 3 ईयर्स है वेस्टिंग पीरियड और इक्विटी कंपोनेंट आया मेरा 60,000 का, तो एवरी ईयर मेरा 20,000 आता जाएगा ये, ठीक है। अब इस ये जो मेरा इसमें रखा होगा तो इसको कहाँ भेजेंगे, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स में भेज देंगे क्योंकि ये आफ्टर वेस्टिंग पीरियड का, समझे। इफ सेटल्ड इन इक्विटी, अगर इक्विटी में सेटल करता तो हम सबसे पहले तो जो लाइबिलिटी में था लाइबिलिटी वाले को रिजर्व में डालेंगे, पहले लाइबिलिटी वाले को रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है। अब मेरा रिजर्व हो गया, इक्विटी कब इशू किससे इशू करता हूं मैं, अपने घर से निकाल के देता हूं, बट मैंने वो कैश वाले घर में डाल देता तो पहले कैश वाले घर से इक्विटी वाले घर में डालूंगा, इक्विटी वाले घर से फिर मैं उसको शेयर्स वगैरह इशू करने के लिए यूज कर दूंगा, ये किया इन्होंने, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल और इलस्ट्रेशन करवाता हूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बढ़िया वाली कंसेप्ट क्लैरिटी मिलने वाली है। एग्जांपल 26, ये 24 है, मैं इसको बाद में करवाऊंगा क्योंकि ये उससे रिलेटेड है कि अगर मैं अल्टरनेटिव मेरे पास होता कि मैं कैश चूज करूंगा, ये इक्विटी, ठीक है, यहाँ पे हमने सामने वाले पार्टी को दी है, ठीक है। ये आ गए हम एग्जाम्पल 25 पे, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटिव है शेयर पेमेंट विद कैश। एक एंटिटी ये ग्रांट करती है एम्प्लॉय को दी राइट टू चूज आइदर 2000 शेयर्स दैट इज ए राइट टू ए कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 2000 शेयर्स। यहाँ पे आपको जो मैं कह रहा था कि टर्म्स कंडीशंस होती हैं अलग अलग, कैश वाले को हमेशा कम आपको दिखेगा मिलेगा, ठीक है, और शेयर्स में चाहता हूँ कि ज़्यादा यूज हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा रिस्क भी कम रहता है। आपको पता लगेगा होगा जब आप कंसेप्ट करके आए थे, तो उसको ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या रिस्क वगैरह होता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर वो आइदर टू चूज करने का ऑप्शन है उसके पास, मतलब कि किसको दे रखा है, एम्प्लॉय को हक है कि वो कोई भी चूज कर सकता है, चाहे तो कैश लेना चाहे कैश, शेयर लेना चाहे तो शेयर मिल जाएगा उसको। यहाँ पे इन्होंने जैसे लिख रखा है कि आइदर 2000 शेयर्स, चाहे तो उसको 2000 शेयर्स मिल जाएंगे दैट इज ए राइट टू ए कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 2000 शेयर, चाहे तो वो 2000 शेयर्स के इक्वल कैश ले ले मेरे से, या फिर वो क्या ले ले
2400 शेयर्स ले लें, मतलब कि शेयर्स लेने हैं तो उसको 2400 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर वो कहेगा मेरे को कैश चाहिए तो कैश मिलेगा 2000 शेयर्स के इक्वल में, ठीक है। क्यों, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? इसके लॉजिक में हम घुसने का कोई लॉजिक बनता नहीं है हमारा। मेन सबसे मेन लॉजिक तो यही है कि इसके क्यों, ये क्यों नहीं, ये मतलब कि ऑप्शन वैसे ही ज़्यादा देते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा पहले कि इसके अंदर तो मेरा अगर कैश दूंगा तो लॉस वगैरह मेरा ज़्यादा हो जाता है मेरा, ठीक है। उस केस में समझो आप, द ग्रांट इज कंडीशनल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस। अब ग्रांट है जो कंडीशनल है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस, ठीक है। मतलब कि ये क्या होगी, सर्विस कंडीशन लगी हुई है इस केस में। क्या लगी हुई है? सर्विस कंडीशन। इफ द एम्प्लॉय चूजेज द शेयर अल्टरनेटिव, अगर वो शेयर लेने का अल्टरनेटिव चूज करता, मतलब कि 2400 शेयर मांग लेता वो, तो दी शेयर मस्ट बी हेल्ड फॉर 3 ईयर्स आफ्टर वेस्टिंग डेट। तो उसको शेयर तो दे देता 2400, बट उसको क्या करना होता कि उस शेयर्स को आगे तक रखना होता। कितने साल? 3 साल तक वो बेच नहीं सकता उन शेयर्स को फिर। मतलब इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 साल तक तू रिस्ट्रिक्टेड है सेल करने से। तो जो मेरी नॉर्मल उस दिन की फेयर वैल्यू होती है उस शेयर की, इसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट से अगर शेयर परचेज करता तो उसको तो कभी सेल कर दूं। तो फेयर वैल्यू इसकी रिस्ट्रिक्शन वाले की तो कम होनी चाहिए फिर। हाँ, फेयर वैल्यू रिस्ट्रिक्शन वाले की मेरी थोड़ी कम रहेगी हमेशा। तो अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी है जैसे, तो हमें सबसे पहले जो निकालनी होगी, जैसे इसमें तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। पहले रीड एट द ग्रांड डेट दी एंटिटी शेयर प्राइस इज, ग्रांड डेट पे एंटिटी का शेयर प्राइस दे रखा है 50 रुपीज का, बट हमें तो रिस्ट्रिक्शन वाला देखना है, इसकी तो वैल्यू की जरूरत है ही नहीं मेरे को 50 रुपीज की। एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 शेयर प्राइस दे रखा है 52 55, ये मतलब कि एवरी ईयर एंड का प्राइस दे रखा है। एवरी ईयर एंड का प्राइस मेरे को कब लेना होता है? कैश के केस में, ठीक है। द एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू पे डिविडेंड इन द नेक्स्ट 3 ईयर, एंटिटी 3 ईयर्स तो कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करती कि पे करेगी, ठीक है जी। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन से दी एंटिटी एस्टिमेट दैट द ग्रांट फेयर वैल्यू, मतलब कि उसकी ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू दे रखी है शेयर अल्टरनेटिव की, अगर शेयर लेता है विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, ठीक है, तो उसकी है 48। तो हमारे लिए काम की कौन सी? ये 48 वाली। वो 50 वाली काम की नहीं थी हमारी, ये 50 वाली काम की नहीं है, ये 50 वाली काम की नहीं है मेरी। 50 वाली किसके किसके लिए काम की नहीं है? शेयर अल्टरनेटिव के लिए काम की नहीं है, बट को कैश अल्टरनेटिव की डेप्ट की निकालोगे तो उसके लिए काम की आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, ये किसके लिए रेलेवेंट है? रेलेवेंट फॉर डेप्ट का कंपोनेंट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें सर इसमें डेप्ट के केस में हम रिस्ट्रिक्शन वाला क्यों नहीं लिया? ये वाला क्यों लिया हमने? क्योंकि क्योंकि उसको तो कैश मिलेगा, तो उसको ये नहीं है कि 3 साल तक वो यूज, समझे? शेयर देता तो उसको ये कहता कि 3 साल तक तू बेचेगा नहीं, तो मतलब कि कैश यूज नहीं कर पा रहा था 3 साल तक। अब कैश दूंगा तो वो तो कभी यूज कर ले, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, समझे? तो रिस्ट्रिक्शन वाला क्यों लोगे डेप्ट उसको, अगर कैश में पे कर रहा हूं तुम्हें, समझे? तो उस केस में ये आएगा। और रिस्ट्रिक्शन वाला कब आएगा मेरे लिए? अगर ये शेयर ऑप्शन चूज करते हैं, शेयर ऑप्शन के लिए शेयर शेयर ऑल्टरनेटिव चूज करता है अगर, कौन सा कहाँ गया वो भाई, कौन से, अरे हाँ ये, मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार। शेयर ऑल्टरनेटिव, इसको भी लग रहा है सर खतरनाक तरीके से मेरे को मिलेंगे अभी, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 द एम्प्लॉय चूजेज, एट द एंड ऑफ ईयर 3 एम्प्लॉय ने क्या चूज किया? अगर कैश ऑल्टरनेटिव चूज किया या इक्विटी अल्टरनेटिव, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अल्टरनेटिव की इतनी देर के, ठीक है। अब इन्होंने ना दोनों दे रखी है, ठीक है, कि मतलब सिनेरियो 1 हो तो कितना कैसे कैसे होगी एंट्री, सिनेरियो 2 हो तो कैसे कैसे होगी। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर मैं इक्विटी ही सारे इशू करूंगा तो कितनी आएगी, वो फर्स्ट पॉइंट निकाला मैंने, स्टेप का फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। उसमें कैसे आएगी मेरी वैल्यू? जैसे कि मेरा अगर शेयर देने होते तो कितने देता मैं? 2400 देता, ठीक है। और यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज वगैरह को दे रखे, 2400 दे रखे। और रिस्ट्रिक्शन वाले की शेयर की मार्केट प्राइस कितनी थी? 48, तो मल्टीप्लाई 48 करूंगा, ये तो आ जाएगी मेरी फर्स्ट स्टेप की वैल्यू। और सेकंड स्टेप की उसको देता मैं 2000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, सेकंड स्टेप की निकालूं, ये तो होगी मेरी फर्स्ट स्टेप की वैल्यू।
और ये होगी मेरी सेकंड स्टेप की कितनी, 2000 मल्टीप्लाई 50, ये होगी सेकंड स्टेप की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे को इसमें मल्टीप्लाई 1/3 थ्रू ये कुछ नहीं करने हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। क्यों? क्योंकि मैं इसमें इक्विटी कंपोनेंट निकालने के लिए कर रहा हूँ ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप पे फिर जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं यहाँ पे आईसीआई का दिखा देता हूँ आंसर एक बार। अच्छा, आईसीआई ने ऐसे गंदे तरीके से पेला हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, तो बट मैं इसको क्या करूँ, करवाई दूं क्या आपको? इन्होंने गंदे तरीके से पेला हुआ है इसको, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे कैसे गंदे तरीके से बना। 2400 मल्टीप्लाई 48, ये कितना बन गया आपका? 1,15,200। और ये दूसरे वाला सेकंड स्टेप, मतलब ये क्या निकला मेरा फर्स्ट स्टेप में? इक्विटी अल्टरनेटिव अगर चूज करेगा तो कितने का एक्सपेंस बुक करना होता है मेरे को, और अगर ये कैश अल्टरनेटिव चूज करेगा तो कितने का एक्सपेंस बुक करना होता, टोटल 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 वेस्टिंग पीरियड में कितना करना होता। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई 50, ये होता है मेरा 1,00,000 का। तो इसमें इक्विटी कंपोनेंट कितना आएगा? इक्विटी कंपोनेंट कितना आएगा? इक्विटी कंपोनेंट कितना आएगा? फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूं, कितना बचेगा? 15,200। 15,200 का मेरा हो गया इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन, सर्विस कंडीशन कितनी? 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स की कंडीशन दे रखी है, देखो 3 ईयर्स की कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। अब इसको क्या करता है, मैं बाय में 3 करूंगा तो ये मेरा एवरी ईयर इक्विटी कंपोनेंट बनता जाएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो फेयर वैल्यू इक्विटी अल्टरनेटिव कितनी? 1,15,200। अब फेयर वैल्यू किसकी दे रखी है? कोस्ट अल्टरनेटिव, कैश अल्टरनेटिव की 1,00,000 की। तो देयरफॉर फेयर वैल्यू इक्विटी कंपोनेंट कितना आ गया? 15,200। अब 15,200 का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये इसमें तो आपको कुछ करना नहीं, इक्विटी कंपोनेंट का आपका बहुत ईजी रहेगा पोर्सन। इतना 15,200 आ गया ना आपका। अब कितना सर्विस वेस्टिंग पीरियड कितना? 3 बाय में 3। ठीक है, बाय 3 करके इधर कितना आएगा आपका अमाउंट? 15,200 बाय में 3, ये आ गया, अरे भाई 5066। ठीक है, 0.67। तो आपको एवरी ईयर इतना इतना इसमें डालते जाना है। ठीक है, इसमें इक्विटी वाले में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 506 एंड 506 एंड 506। ठीक है, ये वाला कौन सा है? इक्विटी। इक्विटी में एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको इतना इतना डालते जाना है इक्विटी में। और अब एक्सपेंस जो कैश वाला होगा वो कितना कितना डलेगा सर? उसके लिए आप देखोगे जैसे ये 52, 55, ये कैश वाला जिसे मैंने आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से करना है। सेम उसी तरीके से करना है, यहाँ पे देखो 2/3, 1/3, समझ रहे हो? इसको तो हमने इक्वल इक्वल कर दिया सारा इक्विटी को तो। ठीक है, अब लाइबिलिटी वाले को, जो कैश वाला है, उसको कैश सेटल्ड की तरह करेंगे। अब इसमें हम प्राइस कौन सा लेंगे? इक्विटी वाले में तो हम लेते थे, अगर इक्विटी वाला करना होता है, इक्विटी सेटल्ड वाले के लिए आपको कंसेप्ट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं इक्विटी सेटल्ड वाले के, बट कैश सेटल्ड वाले का आपको सारा ही कंसेप्ट लगाना है। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे मेन आपका कैश सेटल्ड वाला ही लगेगा। इक्विटी कंपोनेंट तो आपको एक निकालना था, उसको निकाल के एवरी ईयर सेम सेम रिकॉग्नाइज कर दोगे एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा? कैश अल्टरनेटिव में आपको एवरी रिपोर्टिंग डेट पे उसी डेट की रिवाइज फेयर वैल्यू लेनी होती है, रिपोर्टिंग डेट की। समझे? उसका लॉजिक वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। 52, 55, 50 फर्स्ट ईयर के एंड में 52 है, सेकेंड ईयर के एंड में 55, थर्ड ईयर के एंड में 60। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 52 है, तो हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में 52, सेकेंड ईयर के एंड में 55, थर्ड ईयर के एंड में 60। ठीक है, अब ये क्या होगा मेरे 2000 क्या था मेरा, इतने मेरे को वो शेयर्स इशू करने पड़ते अगर, मतलब इतने शेयर्स के इक्वल मेरे को कैश देना पड़ता। तो यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई कितना रेट था उस रिपोर्टिंग डेट पे, फर्स्ट ईयर एंड पे, और ये कितने ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड था बाय में 3, और मल्टीप्लाई कितना ईयर्स पास हो चुके हैं 1, माइनस अभी तक कितना रिकॉग्नाइज हुआ 0। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 34,667। समझे? और यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड पे कितने इशू करने पड़ते? 2000 के इक्वल, और कितने उस दिन फेयर वैल्यू उसकी 55, कितने वेस्टिंग पीरियड है 3 ईयर्स, और कितने ईयर्स पास हो चुके हैं 2, माइनस कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज कौन से वाला लोगे आप? कैश में कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है? कैश सेटल्ड वाला लोगे सिर्फ आप, ये इक्विटी वाला यहाँ पे ऐड नहीं करोगे। यहाँ पे लाइबिलिटी चल रही है तो लाइबिलिटी मतलब कैश वाले में कैश ही माइनस होगा, इक्विटी वाले में इक्विटी ही माइनस होगी। समझे? ये माइनस।
कितना, ये वाला। अब ऐसे ही थर्ड ईयर का 2000 मल्टीप्लाई फेयर वैल्यू कितनी उस दिन की, मल्टीप्लाई 3/3 करना था तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में 73 कितना, मतलब कि कौन सा माइनस किया, ये 73 वाला, दिस प्लस दिस, ये 73 समथिंग बनेगा यही वाला, ठीक है। तो इसको माइनस कर दिया तो आपको और इतना रिकॉग्नाइज करना हो गया ये, ठीक है। अब इसकी एंट्रियां क्या क्या होंगी, इन्होंने एंट्री नहीं दी ना, एंट्री दी है क्या, नहीं दी, तो एंट्री बता देता हूँ इसकी। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री होगी, सेकंड ईयर में क्या होगी, ठीक है। इसका सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ईयर एंड की बात करूं, फर्स्ट ईयर एंड पे क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट, एक तो रिजर्व, एक टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ठीक है। रिजर्व वाले में कौन सा जाएगा अमाउंट आपका, इक्विटी वाला कौन सा, 5067, 5067, और कैश वाले में 34667, और यहाँ पे ये इन दोनों का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा इनका टोटल, 5067 प्लस 34667, 39734, इतने, ठीक है। ये एंट्री होगी आपकी फर्स्ट ईयर की, समझो। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर में करना है, ऐसे ही इनकी फिगर कौन सी आती जाएगी, इसमें ये आएगी, लाइबिलिटी वाले में आपकी ये आ जाएगी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में लाइबिलिटी की इतनी आएगी, इक्विटी की तो सेम ही रहेगी, और टोटल चेंज होता जाएगा, मतलब कि एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होना है वो चेंज होता जाएगा, टोटल 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 करके आता जाएगा। अब ये इन्होंने कहा था कि अगर कैश अल्टरनेटिव लेते तो क्या एंट्री होती, कैश अल्टरनेटिव, तो इनका अगर मैं टोटल करूं इनका, तो इक्विटी तो इतना बुक हो चुका है मेरा, टोटल इक्विटी कंपोनेंट का इतना हो चुका मेरा बुक, और लाइबिलिटी का कितना हुआ, 1,20,000 हो चुका होगा, ये देखो इनका टोटल कर करके देखो, 1,20,000 आ गया, ठीक है। कैश अगर पे करते तो क्या एंट्री होती इनकी, कैश पे करते अगर, तो एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा एक पेज ऐड कर ही लेता हूँ चाहे तो, ठीक है जी। हाँ, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। अगर ये मैं कहूँ कि अगर ये कैश अल्टरनेटिव लेते तो क्या एंट्री होती, 1,20,000 आपका कैसे जाता, शेयर बेस, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अल्टरनेटिव फ्यूजन, तो अगर कैश मांग लेते मेरे से तो क्या एंट्री होती, फर्स्ट एंट्री होती एक तो शेयर बेस्ड पेमेंट, लाइबिलिटी को डेबिट करता मैं टू बैंक या कैश जो भी गया मेरा, कितने अमाउंट से, 1,20,000, इन तीनों का टोटल, जो ये तीनों एंट्रियां की है मैंने लाइबिलिटी वाली, इन तीनों का टोटल कितना आएगा मेरा, 1,20,000, ठीक है जी। और सेकंड एंट्री क्या होती है उसी की, मेरे रिजर्व में भी तो पड़ा है अमाउंट, रिजर्व में कितना 15,200 पड़ा है, इसके भी तो कुछ एंट्री होगी, ये कहाँ जाएगा मेरा, मैंने आपको दिखाया था शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा ये, समझे, कितना 15,200, समझे। और अगर ये दूसरा अल्टरनेटिव चूज करता, कौन सा, इक्विटी वाला, इक्विटी अल्टरनेटिव चूजन, तो क्या होता कि फर्स्ट एंट्री क्या होती, शेयर बेस्ड पेमेंट, लाइबिलिटी से मेरे को रिजर्व में डालना पड़ता सबसे पहले तो, क्योंकि रिजर्व में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डेबिट क्या करता फिर अगर रिजर्व में डला नहीं होता तो, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, कितना अमाउंट जाता मेरा, 1,20,000 का 1,20,000 जाता, और सेकंड एंट्री क्या होती मेरी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कुछ फेस वैल्यू वगैरह दी है इनकी, देखते हैं शेयर की फेस वैल्यू वगैरह मेरे को नहीं लगता कुछ दी है, तो हम क्या करते हैं सीधा ये यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दो चाहे साथ में ब्रैकेट में, तो टोटल कितना जाता मेरा, 1,35,200, क्योंकि मेरा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में ऑलरेडी पहले 15,200 था, और अब ये और क्रेडिट हो गया ना, 1,20,000 और क्रेडिट हो गया, तो मेरा कितना हो गया, 1,35,200,
ठीक है, तो एक 35,200 यहाँ पे आ गया मेरा, वो क्रेडिट हो गया और शेयर्स इशू कर दिया मैंने इतने अमाउंट। ठीक है, ये एंट्रियां होती है आपकी दोनों अल्टरनेटिव्स के केस में। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं कुछ और भी साथ में आपको सम करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम करते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड और सिक्स, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड और सिक्स। अरे कहाँ पहुंच गया। हाँ जी, ये पहुंच गए हैं। ऑन 1 जनवरी 2001 को एबीसी लिमिटेड गिव्स ऑप्शंस टू इट्स की मैनेजमेंट पर्सोनल। ठीक है, मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया उसने, कब, 1 जनवरी 2001 को। ये क्या होगी फिर मेरी ग्रांट डेट। गिव्स ऑप्शंस टू इट्स की मैनेजमेंट पर्सोनल टू टेक आइदर कैश इक्विवेलेंट टू 1000 शेयर्स और 1500 से, चाहे तो वो 1000 शेयर्स के इक्वल कैश ले ले या फिर 1500 शेयर से ले ले। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया उसने। दी मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट, मतलब कि 2 ईयर्स उसको सर्विस देनी पड़ेगी। ये क्या हो गया मेरा सर्विस कंडीशन। ठीक है जी, और एंड शेयर्स बीइंग टेकन मस्ट बी केप्ट फॉर 3 ईयर्स। अगर वो शेयर्स लेता है तो उसको 3 साल तक सेल नहीं कर सकता, तो ये क्या होगी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन वाला प्राइस लेना होगा किस केस में, इक्विटी वाले ऑप्शन चूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए, और सेकंड स्टेप के लिए फिर मेरे को विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला प्राइस लेने होता है। ठीक है, कौन से ग्रांडेड के लेने होते हैं दोनों। अब ये शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू इसकी देखिए विद रिस्ट्रिक्शन दे रखी है 102 की। ये किस लिए काम आएगी मेरी इक्विटी का वो निकालने के लिए, 1500 मल्टीप्लाई 102 करके। अब ग्रांडेड की फेयर वैल्यू दे रखी है किस दिन की, ग्रांडेड की। ठीक है, ग्रांडेड की फेयर वैल्यू, फिर ये फर्स्ट ईयर एंड में, ये सेकंड ईयर एंड में। मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 ईयर्स। ठीक है, दी एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर 2। ठीक है, सेकंड ईयर के एंड में ये एक्सरसाइज कर लेता है ऑप्शन, कैश ऑप्शन चूज करता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री बताओ क्या क्या पास होंगी। ठीक है, तो इसका बताते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं हम, अगर इक्विटी ऑप्शन चूज करें तो सारा। ठीक है, अगर मान लो कैश वाला होता ही नहीं, इक्विटी होता तो कितना उसको देना होता है, मेरा कितना एक्सपेंस बुक होता है। ठीक है, तो कितना होता 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई 102 रुपये रेट लगता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वाला है, रिस्ट्रिक्शन है शेयर पे। ठीक है, तो वो वाला कितना आएगा 1500 मल्टीप्लाई 102, ये आ गया 1,53,000। और सेकंड स्टेप की कितनी वैल्यू आती मेरी 1000 मल्टीप्लाई 113 आती। ठीक है, ये क्यों आई, क्योंकि ग्रांटेड की फेयर वैल्यू लेनी है, ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन की लेनी होती है। कैश देते तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रहती क्या, वो तो यूज कर सकते हैं ना वहीं पे। तो ये आती मेरी 113, 1,13,000 की। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना आया थर्ड स्टेप में, 2 - 1 करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर हम। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप करता हूँ, तो कितना आएगा 153 माइनस 113, ये 40,000 का आ गया। ये क्या होगा मेरा इक्विटी कंपोनेंट। ये ऑप्शन चूज कर रहा है कैश, बट इन्होंने लिख दिया कैश ऑप्शन चूज कर रहा है, बट हमें तो एंट्री तो पूरी उससे करनी होगी ना, कि कोई सा भी ऑप्शन चूज करे, बट एंट्री तो हमें सारी करके दिखानी होगी। ठीक है, तो हम इक्विटी कंपोनेंट 40,000 आया है, 40,000 कितने ईयर्स की वेस्टिंग पीरियड है 2 ईयर्स की। तो एवरी ईयर हम इक्विटी कंपोनेंट कितना कितना भेजते रहेंगे 40,000 बाय में वेस्टिंग पीरियड 2, तो मतलब ये 20,000 एवरी ईयर मेरा जाता रहेगा इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, आप इसको जैसे हमने इक्विटी सेटल वाला किया था ना उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कैलकुलेशन करके, कोई गलत नहीं होगा उससे भी। हम क्या करते हैं उसमें भी 40,000 दे रखी है मेरे को वैल्यू, मल्टीप्लाई क्या करता नंबर ऑफ ईयर्स पास बाय में टोटल वेस्टिंग पीरियड, तो कितना आता। और सेकंड ईयर में क्या करता माइनस में भी आ जाता वो फर्स्ट ईयर का, तो सेम ही आता आपका, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे। ठीक है, ये मैंने आपको इजी बता दिया इसलिए। ठीक है, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, समझे। बट आप इसी इजी वे से कर लो, क्या ही दिक्कत आ रही है। इसकी जनरल एंट्रियां पास करनी है आपको। इक्विटी वाला तो निकाल दिया आपने, अब ये इसका कैसे निकालोगे आप, ये रेंट पे कितना है 120। अब यहाँ पे 120 के अकॉर्डिंग निकाल दिया होगा इन्होंने, देखो ये सबसे पहले हमारा ये 40,000 आ गया। ठीक है,
ये 40,000 का इक्विटी ऑप्शन वाला आ गया, ठीक है, 40,000 इक्विटी ऑप्शन। ये कैसे करते हैं, 1,20,000 मतलब 20,000 रुपये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर दिया इन्होंने, ठीक है। इक्विटी वाला ये कंप्लीट होगा। अब हमारा कैश वाला देखता है। कैश वाला क्या आएगा, 120, ठीक है, 1,20,000 मतलब 120 रुपये के हिसाब से। ये देखो 120 है ना फर्स्ट ईयर एंड पे। हम रिकॉग्नाइज करेंगे कैश लाइबिलिटी का कैश सेटल्ड के अकॉर्डिंग, कैश सेटल्ड वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम कैलकुलेशन बनाएंगे। इसकी कैसे बनेगी कैलकुलेशन, कितने एम्प्लॉइज हैं इसमें, एम्प्लॉइज नहीं दे रखे, शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई कितना फेयर वैल्यू है रिपोर्टिंग डेट पे, 120 की है फर्स्ट ईयर एंड पे, इस डेट के निकाल रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई कितने ईयर्स पास हो चुके, 1, वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 ईयर्स, माइनस कुछ बुक हुआ है अभी तक नहीं, 0। तो हमारा कितना आ गया, 1,20,000 बाय में 2 कितना आ गया, 60,000 आ गया ना, हाँ 60,000। तो ये क्या आ गया 60,000। ये देखो फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या होगी अगर मैं करूं, एंट्री फर्स्ट ईयर की, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी क्रेडिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ठीक है। रिजर्व में कितना जाएगा 20,000, इसमें जाएगा 60,000 लाइबिलिटी में। तो ये टोटल हो गया 80,000 का एक्सपेंस बुक हो गया। फर्स्ट ईयर की एंट्री दिखाऊं, 80,000, 20,000, 60,000 ये एंट्री होगी। अब सेकेंड ईयर में कैसे आएगी, सेकेंड ईयर की आपको 1,32,000 क्यों आई, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेट चेंज कर दूंगा मैं, थर्ड ईयर वाला ले दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा क्योंकि 2 ईयर्स पास हो चुके। माइनस में कितना होगा मेरा 60,000, यहाँ पे सिर्फ कैश सेटल्ड वाले केस वाला ही लूंगा मैं, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा ये 1,32,000 माइनस 60,000 कितना आ गया 72,000। तो सेकेंड ईयर की एंट्री कैसे होगी आपकी, 72,000 इसका यहाँ पे आ जाएगा फिगर, लाइबिलिटी का 72,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 92,000। ये देखो 92,000, 72, 20। अब ये कैश अल्टरनेटिव चूज किया इसने, तो उसकी कैश की कैसे एंट्री होगी, यहाँ पे दिखाई देता हूँ, इन्हीं की दिखा देता हूँ। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 1,32,000 की, कैश 1,32,000 का, क्योंकि 1,32,000 हुआ ना इनका टोटल पे। ये देखो पहले इसमें कैश में कितना गया था 60,000, अब सेकेंड ईयर में यहीं से दिखा देता हूँ, मेरे तो गंदा सा कर दिया था, 60,000 और 72,000 ये लाइबिलिटी की, ये कैश में पे हो जाएगी मेरी, ठीक है। 1,32,000, 1,32,000। अब रिजर्व में भी तो कुछ पड़ा है, वो कहाँ जाएगा, वो रिटेन अर्निंग्स में भाग जाएगा। ये देखो 40,000, 40,000, समझे। ये वाला हो गया आपका। अभी हमारे को एक छोटा सा और करना है, इसको और करते हैं, फिर हमारा बाकी एक लेक्चर और रहेगा, वो बहुत छोटा सा रहेगा लेक्चर, उसके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट आपके बचे भी नहीं है अब, तो इसको जल्दी से निपटा देते हैं। 6th इसको मैं वैसे आपको घर के लिए दे दूंगा काम, चलो करवाई देता हूँ जल्दी से। टाटा इंडस्ट्रीज इशूड शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स की मैनेजमेंट पर्सोनल विच कैन बी एक्सरसाइज आइदर इन कैश और इक्विटी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, कैश और इक्विटी। इट हैज फ्लोइंग ऑप्शन फीचर, मतलब कि मैनेजमेंट पर्सोनल को कुछ ये शेयर बेस्ड ऑप्शन दिए हैं कि चाहे तो आप कैश ले लो, चाहे वो मतलब कि सामने वाले की मर्जी है, ठीक है। अगर मेरी मर्जी होती तो अलग रहेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे हैं सामने वाले की मर्जी की, ठीक है। सामने वाले को सौंप दिया कि जो तेरे इच्छा करे वो करे तू, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कैश सेटल्ड शेयर्स, अगर कैश सेटल करना होगा तो कितने शेयर्स के इक्वल करेंगे 74,000 के इक्वल, ठीक है। सर्विस कंडीशन 3 ईयर्स की, मतलब कि सर्विस कंडीशन दे रखी है 3 ईयर्स की। ऑप्शन 2 है अगर इक्विटी में सेटल करता तो कितने 90,000, सर्विस 3 ईयर्स। रिस्ट्रिक्शन टू सेल, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन वाला हम इक्विटी के लिए लेंगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला कैश के लिए निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा वो इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विटी प्राइस विद रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन वाला 115 किसके लिए लिया हमने, अब वो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप निकालते हैं हम, कितना था मेरा, शेयर इशू करता तो कितने होते 90,000, 90,000 मल्टीप्लाई 115 कितना आएगा मेरा 90,000 मल्टीप्लाई 115 इतना आ गया। ये क्या होगा मेरा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ए मतलब कि फर्स्ट स्टेप वाला हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता था मेरा, कितने देता उसको शेयर्स देता तो अगर 74,000, कितने अमाउंट था विदाउट रिस्ट्रिक्शन फेयर वैल्यू ग्रांड रेट 135, तो 135 ये 74,000 मल्टीप्लाई 135 ये आ गया, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 360, ये 360 क्या होगा आपका, ये हो गया आपका इक्विटी कंपोनेंट। इसको क्या करोगे आप, कितने ईयर्स है मेरे वेस्टिंग कंडीशन के, वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स, ठीक है। बाय में 3 कर दोगे इसको, और उस जो आएगा फिगर आपका उसको आप रिजर्व में भेजते रहोगे एवरी ईयर, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे बुक हो रहा है एक्सपेंस,
अब रिजर्व में तो जाएगा आपका 120, 120, 123 ईयर्स तक, नेक्स्ट ईयर भी 120 गया, ठीक है। अब लाइबिलिटी में कितना जाएगा, लाइबिलिटी में आपका कैश वाला जाएगा, कैश कितना जाएगा, कैश वाला मतलब कि कैश में आपको कितने 74,000 शेयर्स देने होते फर्स्ट ईयर के एंड में, ये 2000 के दे रखे फेयर वैल्यू, ठीक है। अब ग्रांड डेट इन्होंने इशू कब किए थे, यहाँ पे इशू कितनी दे रखी है, तो मतलब कि ये मान लेंगे कि हम, हाँ ये फर्स्ट ईयर एंड पे दे रखी है, ठीक है, 138 की। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया ये 138 के अकॉर्डिंग, बाय में कितने वेस्टिंग पीरियड है 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ऐसे करके ये आ गया आपकी वैल्यू उसकी लाइबिलिटी की। अब ऐसे ही सेकंड केस में माइनस में तो कुछ जीरो जीरो ही होता, माइनस करते तो साथ में, यहाँ पे आप फॉर्मूले से निकाल के ये एंट्रियां फेल दोगे और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अगर ये कैश ऑल्टरनेटिव चूज करता तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी टू बैंक कैश, और जो रिजर्व में होता है उसको रिटेन अर्निंग्स में भेज देते। अगर इक्विटी इक्विटी वाला ऑप्शन चूज करता वो, तो हम सबसे पहले, ये एंट्री इन्होंने गलत की है, ये एंट्री गलत की है इन्होंने, ठीक है, ये एंट्रियां गलत की है इन्होंने, ऐसे नहीं करोगे आप हमारे तरीके से करोगे। कौन सी, कि सबसे पहले शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी को हम भेजेंगे टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से आप इशू करोगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू ESC सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, या फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर आप अलग से निकाल सकते हो तो अलग से, ठीक है, आप ऐसे एंट्री करोगे, इनकी तरीके से नहीं करोगे, ये गलत है, ठीक है, समझे, समझो 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 समझा, ठीक है जी, ये हो गया। अभी मेरे को और क्या पेंडिंग है एक बार देख लेता हूँ मैं। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको, फिर भी मेरा वो उस टाइम नॉन सब्सक्राइबर से ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि सब्सक्राइब कम जिन्होंने किया हो, देख ज़्यादा जने रहे हैं, तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, नहीं तो आपको सपनों में आके कोई डराएगा, मैं नहीं आऊँगा कहीं सपनों में आऊँगा। हमारे इसमें एक बार टिक लगा लेता हूँ कौन से हो गए, हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला 24 वाला मैं ये कब करवाऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ पेंडिंग रहता है कौन सा टॉपिक, एक तो ये रहता है कि अगर चॉइस एंटिटी की होती, मतलब कि मेरी होती, एक तो ये वाला टॉपिक रहता है मेरा छोटा सा, और एक टॉपिक रहता है कि ग्रुप के केस में, ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, ठीक है, ग्रुप के केस में मतलब सब्सिडरी होल्डिंग वगैरह का क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारा हम एक लेक्चर और लगेगा मेरा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आधे पौने घंटे का होगा वो लेक्चर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखिए जो आपका पेंडिंग टॉपिक है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।